अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों हम हमारे टॉपिक से जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर में हमने लास्ट टाइम ये सीखा था बच्चों कि प्रेशर क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर, जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं तो ज़मीन एक सरफेस हो गई, अगर हम सोफ़े पर खड़े हैं तो सोफ़ा एक सरफेस हो गया, अगर हम बेड पर खड़े हैं तो बेड एक सरफेस हो गया, अगर हम बेड पर लेटे हैं तो भी बेड एक सरफेस हो गया। तो जब हम लेटते हैं तो हमारी बॉडी की सरफेस का एरिया ज़्यादा होता है, यानी हमारी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो प्रेशर लगाती है हमारी बॉडी, जब हम सपोज़ करिए हम एक गद्दे पर खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? हम एक गद्दे पर खड़े हुए हैं, फिर हम उस गद्दे पर लेट जाएं। ठीक है, हम घर पर बेड पर लेटे हुए हैं। ठीक है, जब हम लेटे हुए होते हैं तो बेड ज़्यादा दबता नहीं है, बेड का जो गद्दा होता है वो ज़्यादा दबता नहीं है। पर जैसे ही हम बेड पर खड़े हो जाते हैं तो बेड का गद्दा ज़्यादा दब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लेटे हुए होते हैं तो हमारे शरीर का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड के कांटेक्ट में होता है। हमारे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बेड के कांटेक्ट में होता है। लेकिन जैसे ही हम लेट जाते हैं, जैसे ही हम लेट जाते हैं तो जो हमारे शरीर का एरिया है, हमारे शरीर का पूरा वज़न हमारे पैरों पर आ जाता है और हमारे पैर, पूरा वज़न जो है वो गद्दे पर लगाते हैं तो गद्दा ज़्यादा दब जाता है। तो इस बात से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया मतलब जब आप लेटे थे तो आपके शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बेड के कांटेक्ट में था, तो आपका सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो प्रेशर कम लग रहा था, तो गद्दा कम दब रहा था। बट जैसे ही सरफेस एरिया कम हो गया, मतलब जब हम खड़े हो गए तो सरफेस एरिया कम हो गया। क्यों कम हो गया सरफेस एरिया? क्योंकि जैसे ही हम खड़े होते हैं तो गद्दा बहुत ज़्यादा दबने लगता है और एक ही जगह पर हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का पूरा वेट इकट्ठा हो जाता है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो गया तो गद्दा ज़्यादा दबने लग गया, तो इसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक एरिया में लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रेशर। जितना एरिया छोटा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लग पाएगा। जैसे अगर कील नुकीली नहीं होती तो उसको दीवार में आप आसानी से गड़ा या ठोक नहीं सकते थे। कील नुकीली है तभी आप दीवार पर उसको आसानी से गड़ा सकते हो। ठीक है, अब हम बच्चों आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड और गैस कितना प्रेशर लगाती हैं। ओके, लिक्विड यानी पानी, तेल, दूध, और जो भी लिक्विड आपने सुना है वो लिक्विड कैसे प्रेशर लगाता है, हमें वो देखना है। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके आपको ये पता चल जाएगा कि लिक्विड कैसे प्रेशर लगाता है। एक पॉलीथिन में आप पानी को भर लीजिए। जब आप पॉलीथिन में पानी को भर लेंगे तो पॉलीथिन पूरी फूल जाएगी। अब उस पॉलीथिन में छोटे छोटे छेद कर दीजिए। उस छेद से बहुत तेज़ी से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। तो जितना दूर तक पानी जाता है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्रेशर पानी लगा रहा है या लिक्विड लगा रहा है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है बलून में आप पानी को भर लीजिए, बलून पे आप छेद करके देख लीजिए। ओके, और गैस कैसे प्रेशर लगाती हैं? जब आप गुब्बारा मुंह से फुलाते हैं तो आप ज़ोर से हवा को गुब्बारे के अंदर डालते हैं। जैसे ही आप गुब्बारे के अंदर हवा डालते हैं तो क्या हो जाता है? गुब्बारा फूल जाता है। गुब्बारा क्या हो जाता है? फूल जाता है। ओके, तो इस तरीके से लिक्विड और गैस प्रेशर लगाते हैं किस पे? किसी भी चीज़ पे। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा बच्चों कि घर पर ही देखा होगा, जब आप गार्डन में पाइप से सिंचाई करते हो, गार्डन में पाइप से, पानी वाले पाइप से सिंचाई कर रहे होते हो, पानी डाल रहे होते हो, जब आप अंगूठा लगा देते हो सामने तो वो पाइप से जो पानी निकल रहा होता है वो और दूर तक जाने लगता है, उसकी जो धार है वो और दूर तक जाने लगती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों
कि जो पानी की धार है जो दूर तक जाने लगती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपने उस एरिया से जहाँ से पानी निकल रहा था, उस छेद से जहाँ से पानी निकल रहा था, उस पर आपने अंगूठा लगा दिया तो उसका एरिया कम हो गया, एरिया पानी का कम हो गया। जब पानी का एरिया कम हो जाता है तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो पानी बहुत तेज़ी से निकलने लगता है और दूर तक जाता है। ओके, तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों कि प्रेशर, लिक्विड और गैस कैसे प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, आपने होली में पिचकारी का इस्तेमाल किया होगा, तो पिचकारी का जो आगे का हिस्सा होता है जहाँ से आप कलर वाला पानी निकालते हो, तो पिचकारी का आगे का हिस्सा बच्चों पतला होता है, आगे का हिस्सा क्या होता है, छोटा होता है। तो पीछे से आप तेज़ी से प्रेशर लगाते हो तो पिचकारी से निकलने वाला रंग पानी के साथ बहुत दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि आगे का एरिया छोटा होता है, सरफेस एरिया छोटा है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? किसी भी एरिया पर लगने वाला दबाव, किसी भी एरिया पर लगने वाला फोर्स कहलाता है प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ये होता है प्रेशर। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए थे जिसमें इस बॉटल में एक ट्यूब लगी हुई है, उस पर बलून लगा हुआ है, और जैसे ही बॉटल पर पानी भरा जाता है वो बलून फूल जाता है। यहाँ पर नीचे बॉटल है, बगल में आपके राइट साइड जो डायग्राम दिख रहा है उस पर बॉटल में छेद बना दिए गए हैं और उससे पानी निकल रहा है प्रेशर से, वो दूर तक जाता है। ठीक है, तो ये तरीके हैं बच्चों। वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में गैस भरी जाती है उस पर वो प्रेशर लगाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पर आप जब डिओड्रेंट यूज़ करते हो तो उस कंटेनर पे गैस भरी होती है, तो उस डिओड्रेंट के कंटेनर पर कंटिन्यूसली प्रेशर लगाती है। जैसे ही आप वो दबाते हो वो डिओड्रेंट बाहर निकल जाता है प्रेशर से। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो हवा हमारे पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, उस हवा में बच्चों 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। वो हवा कंटिन्यूसली हमारे ऊपर प्रेशर लगा कर रखती है। हर चीज़ के ऊपर क्या लगा कर रखती है? प्रेशर लगा कर रखती है। अगर वो प्रेशर नहीं होगा बच्चों, अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड का प्रेशर है उससे ब्लड हमारे मुंह से, हमारे नाकों से, हमारे कान से बाहर निकलने लगेगा। तो हमारे अंदर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रूरी है। इसीलिए तो जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है, जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है तो उनको स्पेस सूट पहनाया जाता है और उस स्पेस सूट में उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जाता है या पैदा किया जाता है जितना हमारी अर्थ में होता है। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गलती से कम हो जाए तो हमारे शरीर का जो ब्लड का प्रेशर है और जो हमारे शरीर के अंदर से जो प्रेशर आता है वो बढ़ जाएगा। जब हमारे शरीर के अंदर से आने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी के हर एक हिस्से से ब्लड निकलने लग जाएगा जहाँ जहाँ पर भी छेद होंगे। ओके, क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर हमारे शरीर में कम हो गया, तो तेज़ी से हमारे शरीर का प्रेशर बढ़ेगा और जिससे ब्लड बाहर निकल आएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एयर का जो ब्लैंकेट है, जो एयर की कवरिंग है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे अर्थ के चारों तरफ रहती है, उस एयर की कवरिंग को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को चारों तरफ से ढक कर रखती है। यही एटमॉस्फेयर हमारे सर के ऊपर भी मौजूद होती है, यही हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है और इसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हम, ये देखिए यहाँ पर एक लड़का बना हुआ है, उसके सर के ऊपर एयर का प्रेशर आपको दिख रहा होगा। ऐसे हर इंसान के ऊपर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, एयर का प्रेशर बना हुआ रहता है। कई बार ऐसे घर जिनकी छतें कमज़ोर होती हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं जब तूफ़ान आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर का प्रेशर है जो कंटिन्यूसली घरों के ऊपर लगता रहता है, हर चीज़ के ऊपर लगता रहता है, हवाएं उस एयर के प्रेशर को
कम कर देती हैं और घर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जब घर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तेज़ी से बाहर निकलने के चक्कर में वो घर की छतों को उड़ा देता है। ठीक है। द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज़ नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स है जो एटमॉस्फेयर में लगाया जाता है एयर के कारण, उस एयर के कॉलम में, मतलब 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर वाले एयर के कॉलम में वो लगभग कितना होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है किसी ऑब्जेक्ट में जिसका मास होता है 225 किलो। ठीक है। हम इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तले नहीं दबते हैं एक कारण से, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑटो वॉन ग्यूरिक। तो ऑटो वॉन ग्यूरिक जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो 17वीं सेंचुरी के थे। उन्होंने एक पंप इन्वेंट किया था जिससे किसी भी बर्तन से एयर को बाहर निकाला जा सकता था। अपने पंप से उन्होंने ये बताया कि एयर का प्रेशर का फोर्स कितना होता है, एयर जो दबाव लगाती है उसका फोर्स कितना होता है। उसने 2 हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर को जॉइन कर दिया जिनकी डायमीटर था 51 सेंटीमीटर और सबसे एयर बाहर निकाल दी। बाद में उन्होंने 8 घोड़ों को लेफ़्ट और राइट खड़ा करके उनको बीच से बांध करके, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसको खिंचवाया। वो हेमिस्फीयर अलग नहीं हुए। इससे क्या पता चलता है कि इतना तेज़ी से एयर का प्रेशर होता है या एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है कि वो कंटेनर आपस में चिपका हुआ है, अलग नहीं हो रहा है। ठीक है। अब बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फोर्स कुड बी पुश और पुल। फोर्स पुश यानी धक्का या पुल यानी खींचना होता है। फोर्स कब पैदा होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। फोर्स कब पैदा होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। फोर्स के पास अपना एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। फोर्स के पास अपना एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होता है या डायरेक्शन में चेंज होता है तो दोनों उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज बताते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं बच्चों, फोर्स कुड बी अ पुश और अ पुल। फोर्स एक धक्का या खींचना, दोनों फोर्स कहलाता है। सपोज करिए आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है एक जगह पर, आप पीछे से आए और आपने उसको धक्का मार दिया, वो आगे चला गया। तो जो आपने धक्का मारा वही कहलाता है फोर्स। सपोज करिए आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, आपने उसको अपने पास खींच लिया, तो उसको भी क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स खींचना या धक्का देना दोनों कहलाता है फोर्स। ठीक है। अब पुश और अब पुल वो कहलाता है फोर्स। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप कहीं पर मॉल वगैरह या किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर जो गेट लगे रहते हैं कांच में, उस पर लिखा रहता है पुश, और जब आप उस दुकान से बाहर निकलते हैं तो उस साइड लिखा रहता है पुल। ओके। तो पुश का मतलब होता है बच्चों धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना। तो पुश एक तरह का फोर्स होता है, पुल भी एक तरह का फोर्स होता है। तो फोर्स 2 तरीके के होते हैं, पुश और पुल। मतलब यह धक्का देना फोर्स कहलाता है या खींचना फोर्स कहलाता है। ठीक है। फोर्स कैसे पैदा होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो फोर्स पैदा होता है। फोर्स के पास खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अ फोर्स हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन इट्स मोशन। सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फोर्स के पास खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। फोर्स के पास कैसे खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है बच्चों। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, सपोज़ करिए मैंने आपको बोला कि आप शक्कर लेकर आओ, आप मार्केट से क्या लेकर आओ, चीनी या खांड लेकर आओ। अब आप बोले ठीक है ले आऊँगा मैं। फिर आपके दिमाग में आया
कि सर ने ये तो बताया ही नहीं कि कितनी लानी है। तो आपने पूछा कितनी लानी है, तो मैंने आपको बोला 2 किलो खांड लेकर आओ। तो वो जो 2 है वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला कि आप पहले से लंबे हो गए हो, आप पहले से लंबे हो गए। जब आप 4th क्लास में थे तब आप छोटे थे, अब लंबे हो गए हो। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर कितना लंबा हो गया हूँ, तो मैं बताऊँगा आप पहले 4 फीट के थे, अब 5 फीट के हो गए हो। तो वो जो 5 है वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। तो किसी भी चीज़ में जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू लगा देते हो वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। जैसे 10 किलो में 10 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 2 किलो में 2 मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर में 5 मैग्नीट्यूड है, 1 फीट में 1 मैग्नीट्यूड है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन होती है दिशा। 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 सब डायरेक्शन होती हैं या इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है। तो 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है, वेस्ट जहाँ पर सूरज डूबता है, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट के लेफ्ट साइड में होता है नॉर्थ और राइट साइड में होता है साउथ, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होती है। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, ओके। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि मैंने आपको धक्का दिया, तो मैंने 5 न्यूटन का धक्का मारा और आप ईस्ट डायरेक्शन में गिर गए, तो ये हो गया फोर्स। मैंने ये भी बताया कि मैंने 5 न्यूटन का, यानी मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया और ये भी बताया कि आप किस डायरेक्शन में गिर गए। तो फोर्स के पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। A change in the speed of an object or the direction of its motion both implies a change in its state of motion. ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज, दोनों तरह के चेंज ये बताते हैं कि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही। यानी मोशन क्या होता है? मोशन होता है मूवमेंट, यानी चलना फिरना। सपोज करिए आप सीधा चल रहे हैं, आपको दौड़ के आपके फ्रेंड ने आकर धक्का मार दिया, आप टेढ़े हो गए या गिर गए, तो आपकी डायरेक्शन किसने चेंज की? आपके फ्रेंड के लगाए हुए फोर्स ने। तो फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज कर दिया उसने? आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे थे, उसने धक्का मारा, आपकी स्पीड कम हो गई और गिर गए आप, ओके। और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा होता है तो वो मोशन और शेप दोनों चेंज करता है, ठीक है। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है उसके कांटेक्ट में आकर या उसके कांटेक्ट से हटकर, ओके। किसी भी एरिया पर लगाया हुआ फोर्स कहलाता है प्रेशर। जैसे आप बिस्तर पर लेटे हुए हो तो आप गद्दे पर प्रेशर लगा रहे हो, तभी गद्दा दब रहा है। जब आप बिस्तर पर खड़े हो जाते हो तो आप और प्रेशर लगाने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो एरिया था, पहले आप लेटे हुए थे तो आप ज़्यादा ज़मीन को घेरे हुए थे, जब आप खड़े हो जाते हो तो आप कम एरिया लेते हो। तो जब एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है और गद्दा और दबने लग जाता है। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्या होता है? यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर 2 मीटर, जिस पे यूनिट आगे मैग्नीट्यूड लगा हो वो यूनिट एरिया कहलाता है। लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में आप लिक्विड और गैसेस को रख दोगे उस पर वो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। हमारे आसपास जो हवा है वो प्रेशर लगाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है
उस एयर के ब्लैंकेट को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जब वो एटमॉस्फेयर हम पर प्रेशर लगाती है तो उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब वो एयर का ब्लैंकेट हम पर प्रेशर लगाता है तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे ये जो चैप्टर था इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, जो एयर हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पर या इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर चीज़ पर हवा ऊपर से दबाव लगाती है वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बच्चों? कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जब एक ऑब्जेक्ट या एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच करे। जैसे आपने अपने दोस्त को धक्का मारा तो आपका दोस्त गिर गया, आपने अपने दोस्त को छुआ, पहले छुओगे तभी तो धक्का मारोगे, दूर से धक्का थोड़ी ना मार दोगे। ओके, तो जो छू कर आपने धक्का मारा तो उसी को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगाती है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल, आप अपने सर पर कॉम्ब यानी कंघी को रब करके पेपर के ऊपर उसको रखेंगे तो पेपर उससे चिपक जाएगा। तो बिना पेपर को टच किए आपने पेपर को उस कॉम्ब से चिपका दिया, वो कहलाता है क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? जब किसी रफ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो उसका मूवमेंट किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल, आप ज़मीन पर चल पाते हो क्योंकि आपके पैर, आपके जूते ज़मीन से फ्रिक्शन बनाकर चलते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे। अगर मैं ज़मीन पर तेल डाल दूँ तो आप फिसल जाओगे क्योंकि आपके पैर ज़मीन पर रब नहीं कर रहे होंगे। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर उसकी रफनेस के कारण जो फोर्स लगाकर आगे बढ़ पाती है वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है बच्चों? हमारे अर्थ के सेंटर में एक मैग्नेट जैसी चीज़ होती है जो अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसको अपने ऊपर चिपका कर रखती है। उस मैग्नेट जैसी चीज़ को बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, कोर में ग्रेविटी होती, वो ग्रेविटी अर्थ से सारी चीज़ों को चिपका कर रखती है। ठीक है, अर्थ से सारी चीज़ों को चिपका कर रखती है वो ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी होती है इसी की वजह से हम अर्थ पर खड़े रह पाते हैं। ओके, तो बच्चों मुझे लगता है आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करना चाहिए और आप लोगों को सारे टॉपिक्स हो सकता है क्लियर हो गए हों। जिस भी टॉपिक पे डाउट हो मेरे से पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।